शाओरू घर से भागकर गलियों में ऐसे ही घूम रही थी। दूसरी तरफ यान शुई ने शाओरू को ढूंढने के लिए अपने कुछ बंदों को लगा दिया था। शाओमी वानवान से पूछता है कि मैंने सुना है कि मास्टर सिस्टर इन लॉ को याओदाओ से छुड़ा कर लाए, तो वहाँ पर ऐसा भी क्या हुआ था। वानवान उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस तुम इतना जान लो कि अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो हाइनिंग भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। चिंगरू का हस्बैंड फांगली अपनी कलीग याया के साथ कुछ ढूंढ रहा था। याया उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ पहले ही आधा ब्लूप्रिंट लेकर भाग गई है, अगर वो नोबल्स के हाथ पकड़ी गई तो फिर हमारा क्या होगा। शाओरू किसी खंडर जैसी जगह से गुजर रही थी तो एक बच्चा उसका बैग लेकर भागता है। शाओरू उस बच्चे के पीछे भागती है। वो लड़का उसके बैग को लौटाते हुए कहता है कि तुम्हारे बैग में तो कोई भी खाने का सामान नहीं है। उसके बाद वो अपनी बहन से कहता है कि जल्दी से ये कॉर्न्स खा लो, फिर हमें जाना है। शाओरू उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, तो वो बच्ची कहती है कि हमें हाइनिंग ग्रुप को ज्वाइन करना है। इतना कहकर वो उसे थोड़ा खाना ऑफर करती है। अब शाओरू का कैरेक्टर तो एक हाउसवाइफ का था, तो वो ये देख नहीं पाती कि बच्चे कैसे कच्ची सब्जियों को खा रहे हैं। वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ डिलीशियस खाना है। इतना कहकर वो उन कॉर्न्स का पास्ता बना देती है। ये दोनों शाओरू को दूर से देख रहे थे। याया कहती है कि तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ है, तो फंगली कहता है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। उसी वक्त पर यान शुई शाओरू को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि शाओरू कैसे उन छोटे बच्चों को खाना खिला रही है। उसे ये देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। तभी ही वो छोटे बच्चे उसे हाइनिंग कह के बुलाते हैं। शाओरू कहती है कि अच्छा, तो इसका नाम हाइनिंग है। वो दोनों छोटे बच्चे कहते हैं कि हमें आपके ग्रुप में ज्वाइन होना है। यह सिस्टर भी बाहर की दुनिया से आई है, तो आप इसे भी रख ले। शाओमी कहता है कि ओए छोटे बदमाश, तुम ये क्या बक रहे हो, तुम जानते नहीं हो, लेकिन ये हमारी सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर ये दोनों शॉक। यान शुई को वहाँ से कुछ आवाज़ आती है तो वो सीधा उस पर फायरिंग कर देता है। एंड अगले सीन में उन दोनों का हाल कुछ ऐसा होता है। या फंगली से झगड़ रही थी एंड कहती है कि तुम्हारी वाइफ कब से दूसरे मर्दों को फंसाने लगी। दूसरी तरफ वान शाओरू को उसी नोवेल वर्ल्ड के बारे में समझा देता है एंड कहता है कि यही लाइब्रेरी का ऑनर है। यान शुई उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें दिया हुआ मिशन पूरा करना होगा। शाओरू को इस झमेले में नहीं फंसना था, तो वो कहती है कि तुम मुझे अभी के अभी यहाँ से निकालो, क्योंकि मेरा स्कूल का होमवर्क भी मुझे पूरा करना है। यान शुई उससे कहता है कि प्लीज़ तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, तो वो कहती है कि मैं अपनी स्टडी को एक VR गेम के जरिए इफेक्ट नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर यान शुई उसे दरवाजे के बाहर भेज देता है एंड दरवाज़ा बंद कर देता है। शाओरू कहती है कि मैंने ऐसे नहीं कहा था, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खोलकर उसका पूरा बायोडेटा उसे सुना देता है एंड फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तो शाओरू कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। लेकिन इस बार यान शुई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो शाओरू जिस पर्दे से लटक कर गई थी उसी पर्दे से वापस आ जाती है। वो यान शुई को बात करने के लिए बुलाती है एंड उसे बड़ी अकड़ के साथ पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है एंड मैं इस दुनिया से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। इस पर यान शुई कहता है कि मिशन पूरा करने के बाद तुम यहाँ से निकल सकती हो एंड डोंट वरी, तुम यहाँ पर कितने भी सालों तक रहो, लेकिन हमारी दुनिया में सिर्फ आधा दिन ही होता है। शाओरू से पूछती है कि अगर मैंने तुम्हारी मिशन कंप्लीट करने में मदद की तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो कहता है कि लोंगशियांग में इंटर्नशिप करने को मिलेगी। वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली कि मुझे लोंगशियांग में काम करना है। तो वो कहता है कि तुमने पहले भी अप्लाई किया था, लेकिन तुम फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गई थी। अपनी बेइज्जती सुनकर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें मना करूँ तो। वो कहता है कि खिड़की उधर है, तुम जहाँ से आई थी वहाँ से जा सकती हो। शाओरू कहती है कि मैं तुम्हारी 2 मिशन कंप्लीट करने में मदद करूँगी, इसके बदले में तुम्हें पहला लोंगशियांग में मुझे जॉब दिलवानी होगी एंड दूसरा मुझे प्रोफेसर यान शुई से मिलना है। इस पर यान शुई मान जाता है। याओदाओ जब अपने बॉस के पास आता है तो उसका बॉस उससे डांटते हुए कहता है कि तूने तो मेरी नाक कटा दी, तू उस हाइनिंग से हार कर आ गया। तभी ही वहाँ पर याया और फंगली आते हैं एंड उसे अपने एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हुए
कहते हैं कि इसका आधा ब्लूप्रिंट इस फांगली की वाइफ के पास है एंड इसकी वाइफ अभी हाइनिंग के कब्जे में है। अगर हमने ये एयरक्राफ्ट बना लिया तो हम नोबल्स के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। इस पर याओदाओ का बॉस उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। शवरू वानवान से पूछती है कि ये स्क्रीन हम तीनों के अलावा क्या किसी को भी नहीं दिखती, तो वानवान उसे कहता है कि हम होस्ट रहे इसलिए। शवरू कहती है कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें अपने पति को छोड़कर एक इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना है एंड दूसरे लोगों को भी जिंदगी के मकसद के बारे में समझाना है। ये मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यानशुई कहता है कि जो हो, हमें मिशन तो कैसे भी करके कंप्लीट करना है, इसलिए वो शवरू को लेकर फाइटिंग सिखाने के लिए जाता है। लेकिन शवरू को तो गन वगैरह चलाना ही नहीं आता एंड वो तो अपना सेल्फ डिफेंस ही नहीं कर पाती, इसलिए वो यानशुई को मना करती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सीखना है। वो उन दो छोटे बच्चों को याद करके कहती है कि मेरी स्पेशलिटी कुकिंग है, तो मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ। यानशुई उसे कहता है कि तुम्हें कोई रेस्टोरेंट की जगह नहीं मिलेगी, तुम यहाँ पर सिर्फ अपना खुद का एक छोटा सा ठेला खोल सकती हो। शवरू तो इससे भी खुश हो जाती है, लेकिन पहले दिन उसके यहाँ कोई नहीं आता। वो थोड़ी अपसेट थी। तभी ही वो उन दोनों बच्चों को देखती है। वो दोनों बच्चे आलू बेच रहे थे। शवरू यानशुई से पूछती है कि यहाँ पर आलू की खेती होती है, तो वो कहता है कि यहाँ पर आलू भर भर के उगते हैं, तो वो तुम्हें काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाएंगे। ये सुनकर उसके मन में एक आइडिया आता है एंड वो फ्रेंच फ्राई बनाने का सोचती है और अगले दिन से ही वो इस काम पर लग जाती है। यानशुई उसे किसी गारमेंट शॉप पर लेकर जाता है। शवरू अलग अलग कपड़ों को ट्राई कर रही थी एंड खुश हो रही थी। उसे ऐसे खुश होते हुए देखकर यानशुई भी खुश हो रहा था। याओदाओ आकर अपने बॉस से कहता है कि हाइनिंग आजकल पोटैटो चिप्स बेच रहा है, तो वो कहता है कि पोटैटो चिप्स में ऐसा भी क्या खास है। याओदाओ कहता है कि उनके यहाँ बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं एंड मैंने तो ये सुना कि उनके बनाए हुए पोटैटो चिप्स बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होते हैं। याया आकर कहती है कि हमें कैसे भी करके उसके काम में टांग अड़ानी होगी। उसके बाद याओदाओ का बॉस और याया दोनों ही मिलकर फंगली की तरफ देखते हैं। शवरू का बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जा रहा था। यानशुई देखता है कि शवरू के कपड़े थोड़े छोटे हैं, इसलिए वो अपना जैकेट उसे देता है। शवरू कहती है कि मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे ये नहीं पहनना है, तो वो कहता है कि इसे पहने रखो, अगर इसे उतारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी ही वहाँ पर फंगली आता है। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।